Hello everybody, welcome to our YouTube channel. So basically in this video I'm gonna explain the topic government issues and challenges. So basically जो अपने गवर्नमेंट के जो इश्यूज गवर्नेंस के जो इशू रहते हैं राइट और उनके चैलेंजेस ये हमें डिस्कस करना है. सो BPAG 172. सो बेसिकली जो है हम इसमें जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो करने वाले हैं. पिछले 5 साल के PYQ के जो रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं. और ये किन के लिए है? अगर आपका एग्जाम जून 2026 में है, दिसंबर 2026 में, सो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है राइट. सो इसी टर्म के लिए ये मेनली बनाया गया है. सो यस, चलिए. और मैं एक बात की गारंटी देता हूँ, अगर आप ये कर लेते हो सो इतना हो जाएगा कि आप हर क्वेश्चन को मैं चांसेस हो सकते हैं कि आप अटेम्प्ट कर पाओ हर क्वेश्चन को राइट, जो भी एग्जाम में आए. सो चलिए शुरू करते हैं. BPAG 172 गवर्नेंस इशूज एंड चैलेंजेस. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट. फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कंसेप्ट एंड फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट्स. यानी हमें जो है ना गवर्नेंस के जो है ना कंसेप्ट को समझाना है और उनके फॉर्म्स को राइट. सो गवर्नेंस इज मच ब्रॉडर कंसेप्ट देन गवर्नमेंट. बेसिकली गाइज आप जो है ना गवर्नमेंट और गवर्नेंस को जो है ना एक जैसे मत मानो. गवर्नेंस जो है ना मच ब्रॉडर, बहुत ही ज़्यादा ब्रॉडर कंसेप्ट है गवर्नमेंट से राइट. यानी गवर्नेंस का मतलब सिर्फ गवर्नमेंट, सरकार सरकार नहीं होता. ये यह गवर्नमेंट से भी बड़ा कंसेप्ट है राइट. यानी गवर्नमेंट से भी बड़ा कंसेप्ट गवर्नेंस होता है राइट. सो आगे बढ़ते हैं. While government refers to the formal institution of the state, governance refers to the process of decision making and the way those decisions are implemented. Right. So गवर्नमेंट का मतलब जो है ना जैसे राज्य के गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे जो राज्य के आधिकारिक संस्थाएं होती है, जैसे पार्लियामेंट हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, कोर्ट हो गया, मिनिस्ट्रीज हो गया. ये सब क्या है? ये सब हमारा गवर्नमेंट का हिस्सा है राइट. पर गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? जहाँ से फैसले लिए जाते हैं राइट, और उन फैसलों को जहाँ से लागू किया जाता है वो है गवर्नेंस. यानी सिर्फ कानून बना देना काफ़ी नहीं है राइट, उसे सही तरीके से लागू करना भी ज़रूरी है. और जो लागू करते हैं वो क्या है? वही तो गवर्नेंस है राइट. सो it involves the interaction between the state, the private sector and the civil society. जो है गवर्नमेंट गवर्नेंस जो है ये तीनों, इसमें जो है ना तीन लोग मिलकर काम करते हैं. एक तो स्टेट यानी जिस भी स्टेट की जो सरकार है. एक हो गया प्राइवेट सेक्टर, यानी जो प्राइवेट सेक्टर की जो भी अपनी कंपनीज है वो हो गया. और तीसरा एंड द लास्ट सिविल सोसाइटी, जो भी अपने जो NGO होते हैं, जनता होते हैं राइट, सामाजिक संगठन होते हैं, ये सब उसमें आते हैं राइट. सो इन ए मॉडर्न डेमोक्रेसी गवर्नेंस इज अबाउट हाउ पावर इज एक्सरसाइज्ड. यानी लोकतंत्र में गवर्नेंस का क्या मतलब है कि यानी पावर पावर बोले तो शक्ति शक्ति का उपयोग कैसे किया जाए. आपने देखा होगा कि अलग अलग गवर्नमेंट के पास अलग अलग पावर होती है राइट. एंड हाउ सिटीजन्स आर गिवन ए वॉइस इन द मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक अफेयर्स. यानी जो है जनता को देश के कामों में बोलने का अधिकार कैसे दिया जाए, कैसे दिया जाता है, ये होता है. उदाहरण के लिए कैसे दिया जाता है गवर्नमेंट को? हम क्या देते हैं? वोटिंग, RTI हो गया, पब्लिक पार्टिसिपेशन देते हैं हम जनता को, ग्राम सभा हो गया राइट. नाउ आगे बढ़ते हैं. सो अब जो है हम जो है ना गवर्नमेंट्स के फॉर्म्स पढ़ने वाले हैं. हमने तो कंसेप्ट समझ लिया, अब फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट्स क्या होता है? गवर्नेंस. सो पॉलिटिकल गवर्नेंस राइट. सो this form relates to the process by which a society leaders are chosen, monitored and replaced. So basically यह गवर्नेंस का जो है ना वो रूप है जिसमें नेता को कैसे चुनते हैं, उन पर कैसे निगरानी रखा जाता है, और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें बदला भी जा सकता है राइट. सो इस यही तो है इलेक्शन सिस्टम. उदाहरण के लिए यही हो गया इलेक्शन सिस्टम, यानी ज़रूरत पड़ने पर बदला भी जा सकता है. नाउ सेकंड वर्ड एंड एक और है, गवर्नमेंट इज लेजिटिमेट एंड अकाउंटेबल टू द पीपल थ्रू रेगुलर एंड फेयर इलेक्शंस. सो बेसिकली जो है ना, अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं, सो इसमें बहुत कुछ शामिल होता है. जैसे हो गया
अपना संविधान हो गया, चुनाव प्रणाली हो गया, और जो कानून बनाने के जो भी अपना सिस्टम होता है, राइट। फिर उसके उसके बाद था इट इंश्योर द गवर्नमेंट इज लेजिटिमेट एंड अकाउंटेबल, यानी जो है ना, ये बताता है कि जो सरकार जो है, सरकार ही जवाबदेह होंगी, जो जो भी लेजिटिमेट काम कर रहे हैं, वैध काम कर रहे हैं और जनता के प्रति जवाबदेह होंगी वही, थ्रू रेगुलर एंड फेयर इलेक्शंस, यानी जो भी यह काम जो है ना, रेगुलर और फेयर इलेक्शन से, नियमित चुनावों से होता है, राइट। सो अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड फॉर्म पे, जो कि है अपना इकोनॉमिक एंड सोशल गवर्नमेंट्स, इकोनॉमिक एंड सोशल गवर्नेंस, राइट। सो ये क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं। इकोनॉमिक इकोनॉमिक गवर्नेंस इंक्लूड द प्रोसेस दैट अफेक्ट ए कंट्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, पहले यहाँ तक समझते हैं। यानी इकोनॉमिक गवर्नेंस जो है, वो उस प्रक्रिया को कहते हैं जो देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है, यानी जो देश की अर्थव्यवस्था को बढ़िया बनाता है। जैसे क्या क्या हो गया, अपना उदाहरण के लिए क्या क्या देश को बढ़िया बनाता है, जैसे अपना टैक्स पॉलिसी हो गया टाइम टू टाइम, बजट हो गया टाइम टू टाइम, जो ट्रेड पॉलिसी रहता है ये सब भी आता है उसमें। फिर एंड इट्स रिलेशनशिप विद द ग्लोबल इकोनॉमी, यानी दुनिया की सारी जो अर्थव्यवस्था है उसके साथ संबंध बनाए रखने में इकोनॉमिक और सोशल गवर्नेंस आता है, राइट। सो सोशल गवर्नेंस फोकसेस ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड सर्विसेज। सो जो सोशल गवर्नमेंट्स किस पे फोकस करता है ज़्यादा, वो जो है ना, रिसोर्सेज यानी संसाधनों पे ज़्यादा फोकस करता है, और सरकारी सेवाओं का जो भी वितरण है उस पे ज़्यादा फोकस करता है। देन आगे है टू एंश्योर सोशल जस्टिस, यानी ताकि समाज में न्याय बना रहे, सबके साथ न्याय बना रहे। दिस इंक्लूड्स पॉलिसीज ऑन हेल्थ, एजुकेशन एंड पॉवर्टी एलिविएशन। इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, जो भी अपना हेल्थ हो गया, स्वास्थ्य नीति हो गया, एजुकेशन हो गया, शिक्षा नीति हो गया, और पॉवर्टी एलिविएशन यानी गरीबी हटाने की जो भी योजनाएं होती हैं वो सब हो गया। टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर ऑल सिटीजन, यानी ताकि सभी लोगों का जीवन जो है ना बेहतर बना सके। सो इसी के साथ अपना दो फॉर्म हमने पढ़ लिया। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने तीसरे फॉर्म पे, जो कि लिखा है कॉरपोरेट एंड लोकल गवर्नेंस। सो ये क्या होता है, समझिए। Corporate governance deals with the rules and practices by which companies are directed and controlled। यानी इसका मतलब क्या होता है, कॉरपोरेट गवर्नेंस का पहले मतलब क्या होता है, जो कंपनियों को चलाने और उसको नियंत्रित करने के जो भी नियम है वो कहाँ से आता है, कॉरपोरेट गवर्नेंस से, राइट। सो जस्ट अ सेकंड गाइस। सो local governance on the other hand refers to the administration of power at grassroots level। यानी जो भी अपने लोकल गवर्नेंस का क्या मतलब होता है, हमने तो वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब समझ लिया, पर लोकल गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, यानी गांव हो गए, जो शहर हो गए, वहाँ पे जो वहाँ पे जो सारा सिस्टम चलता है गवर्नेंस का, राइट। सो वहाँ पे ये काम आता है लोकल गवर्नेंस, सच एज थ्रो पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़। जैसे अपने पंचायत हो गया, म्यूनसिपैलिटीज़ नगर पालिका हो गया, है ना। सो वहाँ पे आता है। दिस इंश्योर दैट द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ लोकल कम्युनिटीज़ आर मेट थ्रू डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग। यानी यानी जो है जो फैसला जो है ना नीचे के स्तर पर जो लिए जाते हैं, जो नीचे के स्तर पे लिए जाते हैं, उसी को सिर्फ, यानी जो सारा फैसला जो है ना केंद्र सरकार नहीं लेती, यानी डिसेंट्रलाइज्ड, यानी अपने पावर जो है नीचे ट्रांसफ़र कर देती है, यानी नीचे वाले को फैसले लेने के लिए छोड़ देती हैं। सो ओके, सो ये तो अपना हो गया क्वेश्चन वन ख़त्म। एक बार हम कंक्लूजन समझ लेते हैं कि क्या था। यानी जो देश को चलाने के लिए जो भी अपना सिस्टम लगता है, जो भी प्रक्रिया लगता है, राइट। सो वो गवर्नेंस कहलाती है। सो गवर्नेंस के मुख्य प्रकार कौन कौन से होते हैं, जो कि हमने पढ़ा चार टाइप के। एक पॉलिटिकल गवर्नेंस होता है, एक इकोनॉमिक एंड सोशल गवर्नेंस होता है, और एक कॉरपोरेट गवर्नेंस होता है, और एक लोकल गवर्नेंस होता है, राइट। सो इसे जो है ना, आप जैसे ये चारों फॉर्म्स अगर आपको याद करना है तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक क्या है, आपको खाली याद करना है पी, पी, फिर ई, देन सी, देन एल।
PECL आपको केवल याद करना है। P से अपना क्या हो जाएगा, पॉलिटिकल। E से क्या आ जाएगा अपना, इकोनॉमिक। C से क्या हो जाएगा, कॉर्पोरेट। और L से क्या आ जाएगा, लोकल। सो PECL, पॉलिटिकल गवर्नेंस, इकोनॉमिक गवर्नेंस, corporate governance, local governance. So I hope you guys you all understood till yet. अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन 2 पे। सो क्वेश्चन 2 पे हमसे क्या पूछ रहा है, एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन ग्लोबलाइजेशन, स्टेट मार्केट एंड सिविल सोसाइटी। अब हमें रिलेशनशिप बताना है ग्लोबलाइजेशन में, स्टेट मार्केट में और सिविल सोसाइटी में, राइट। सो बढ़ते हैं हम आगे अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सो बढ़ते हैं अब इसके आंसर में। द रिलेशनशिप बिटवीन ग्लोबलाइजेशन, द स्टेट मार्केट एंड सिविल सोसाइटी हैज़ बिकम हाईली कॉम्प्लेक्स इन 21st सेंचुरी। यानी जो अपनी जो 21st सेंचुरी में जो ये वैश्वीकरण हुआ, राइट, वह जो भी ग्लोबलाइजेशन हुआ एंड द स्टेट मार्केट एंड द सिविल सोसाइटी, यानी जो भी ग्लोबलाइजेशन को क्या कहते हैं, वैश्वीकरण। जो भी राज्य, बाजार और नागरिक समाज के बीच जो भी संबंध है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल हो गया, राइट। सो ग्लोबलाइजेशन हैज़ ब्रोकन डाउन नेशनल बॉर्डर्स, अलाउइंग कैपिटल इंफॉर्मेशन एंड पीपल टू मूव फ्रीली। पर ग्लोबलाइजेशन में जो है, जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो भी राष्ट्रीय सीमाएं हैं, बॉर्डर्स हैं, को उनको कमज़ोर कर दिया, जिससे पूंजी, सूचना और लोगों का आवागमन स्वतंत्र रूप से होने लगा है। दिस हैज़ शिफ्टेड द ट्रेडिशनल रोल ऑफ द स्टेट। यानी इसके कारण जो राज्य का जो है ना, जो भी स्टेट का जो पारंपरिक भूमिका है, राइट, ट्रेडिशनल रोल, वो बदल गई है। विच वॉज वंस द सोल अथॉरिटी इन गवर्निंग सोसाइटी। जो कि एक टाइम पे जो है अपना जो पूरा जो है ना, पहले जो समाज का जो भी सोसाइटी का जो है ना संचालित करने का पूरा अधिकार राज्य के पास होता था, राइट। Now the state must share its powers and influence the global market forces and international organization। यानी जो है अब स्टेट जो है वो अपने पावर्स को और उसको पूरा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं पूरे ग्लोबल मार्केट में, यानी पूरे इंटरनेशनली हर देश में, राइट। आगे बढ़ते हैं। द मार्केट हैज़ गेन सिग्निफिकेंट पावर ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। मार्केट ने बहुत ज़्यादा पावर गेन किया है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, वैश्वीकरण की वजह से। लार्ज मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस नाउ इन्फ्लुएंस नेशनल पॉलिसीज़। अब जो है जो बड़ी बड़े मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, मल्टीनेशनल कंपनी है जो अलग अलग देशों में है ना, वो जो है ना अब जो है जो नेशनल पॉलिसीज़ है उनको इन्फ्लुएंस करता है, ऑफन डिमांडिंग लोअर टैक्सेस एंड डीरेगुलेशन। और वो कम टैक्सेस का डिमांड करते हैं और डीरेगुलेशन का डिमांड करते हैं। द स्टेट्स रोल हैज़ चेंज्ड फ्रॉम बीइंग अ प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज टू फैसिलिटेटर ऑफ मार्केट एक्टिविटीज़। यानी इनका ये रोल हो गया है, ये रोल चेंज हो गया है कि अब इनका जैसे पहले जो है ना, द स्टेट रोल हैज़ चेंज फ्रॉम बीइंग ए प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज से अब ये फैसिलिटेटर ऑफ मार्केट एक्टिविटीज़ में ज़्यादा रोल कर रहे हैं। दिस मीन्स द स्टेट नाउ फोकसेस ऑन क्रिएटिंग अ स्टेबल एनवायरनमेंट। यानी अब स्टेट जो है इस बात पर फोकस कर रहा है कि एनवायरनमेंट को स्टेबल बनाए सके बिजनेस की, और ताकि वो अपना बिजनेस को ग्रो सके, रेदर देन इसके बजाय कि रनिंग ऑल इंडस्ट्रीज इटसेल्फ, ना कि सारे इंडस्ट्री को अपने आप चलाए वो। दिस शिफ्ट इज़ ऑफन रेफर टू दी एज ए मूव टुवार्ड्स ए रेगुलेटरी सिस्टम। अब ये सिस्टम जो है रेगुलेटरी सिस्टम में आने लगा। आगे बढ़ते हैं। However, civil society acts as a vital bridge and check in this relationship. As the market grows and the state's direct role shrinks। अब जैसे जैसे मार्केट ग्रो होगा, सो स्टेट के डायरेक्ट रोल को जो भी है श्रिंक करने लगेगा। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन लाइक जो अपने एनजीओ होते हैं, राइट, एंड एक्टिविस्ट ग्रुप्स एडवोकेट फॉर द राइट्स ऑफ द पीपल। वो ये इंश्योर करते हैं, दे इंश्योर दैट ग्लोबलाइजेशन डज नॉट जस्ट बेनिफिट द रिच बट ऑल्सो एड्रेसेस एनवायरमेंटल कंसर्न्स। यानी ग्लोबलाइजेशन जो है केवल बेनिफिट ही नहीं देते, बल्कि एनवायरमेंटल कंसर्न जो भी सीरियस बातें एनवायरनमेंट के लिए वो भी एड्रेस करते हैं, एंड सोशल इनइक्वालिटी को भी। देयरफॉर द मॉडर्न गवर्नेंस फ्रेमवर्क इज ए ट्रायंगल वेयर द स्टेट मार्केट एंड
सिविल सोसाइटी मस्ट वर्क टुगेदर टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी जो भी स्टेट मार्केट और सिविल सोसाइटी ये मस्ट वर्क यानी एक साथ अपना काम कर सके टुगेदर टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नाउ क्वेश्चन 3 में क्या पूछ रहा है? डिस्क्राइब द गवर्नेंस challenges and the changing role of bureaucracy in present era. Describe the governance challenges and the changing role of bureaucracy in present era. यानी जो है हमें जो है ना बताना है कि गवर्नमेंट के क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या चैलेंजेस है ब्यूरोक्रेसी इन प्रेजेंट एरा में, राइट। सो हमें इसके बारे में समझाना है। सो यानी सबसे पहले ब्यूरोक्रेसी का मतलब समझिए। ब्यूरोक्रेसी का मतलब जो भी रूल्स है और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है, राइट। जो भी ऑफिसर्स है जहाँ पे ये सारे काम किए जाते हैं, जहाँ पे रूल्स एडमिनिस्ट्रेशन वर्क किए जाते हैं थ्रू ऑफिसर्स, सो ब्यूरोक्रेसी होता है। ये तो चाहे गवर्नमेंट का हो सकता है या किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है, राइट। सो डिस्क्राइब द गवर्नेंस challenges and the changing role of bureaucracy in present era. In the present era, the bureaucracy is facing unprecedented challenges due to rapid technological changes and demands of globalization. Traditionally, bureaucracy was seen as a rigid, rule bound hierarchy. However, today's world requires a system that is flexible, transparent, and result oriented. The primary challenges is to move away from red tape and toward red carpet service delivery for the citizens. यानी जो पहले जो ब्यूरोक्रेसी जो है ना बहुत ही ज़्यादा एक सख्त नियम से बंधा हुआ था, माना जाता था, राइट। लेकिन अब आज की दुनिया में जो है ना ऐसा व्यवस्था हो गया है कि अब इसकी जो है ना आवश्यकता है, यानी इसकी ज़रूरत है, पर ये बहुत ही ज़्यादा सब सब इसे पहचान सकते हैं सब, जैसे बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बना दिया गया है, राइट। और सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है, जो प्राइमरी चैलेंज क्या आता है, जो कामों की जो पहले जो है ना काम होते थे बहुत ही ज़्यादा धीरे होते थे और बहुत ही ज़्यादा रेड टेप मतलब क्या, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग प्रक्रिया होता था, कंफ्यूजिंग तरीके से। पर अब वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, राइट। और जो मेजर चैलेंजेस था, राइट, वो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। वन मेजर चैलेंज इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी जो मेजर चैलेंज यही था कि जो है ना टेक्नोलॉजी जो है ना एक बहुत ही बड़ा चुनौती था, जैसे जैसे टाइम चलते जा रहा है ये भी बहुत बड़ा चुनौती बनने लगा। बट bureaucrats must now be tech savvy to manage e-governance platforms, right। अब जो है ब्यूरोक्रेट जो है अब जो है तकनीकी का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टेक्नोलॉजी का। दिस शिफ्ट एम्स टू रिड्यूस करप्शन एंड डिले। अब जो है ना ये शिफ्ट जो है ना इसका एम यही रहता है कि कहीं पे भी भ्रष्टाचार करप्शन ना हो और कोई भी काम में देरी ना हो। But it requires a massive change in the mindset of government officials who are used to physical paperwork. बट जो है जो अपने जो पुराने जो भी अपने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा काम में यूज टू हो गए थे पेपर वर्क में, यानी उनमें भी जो है ना बहुत बड़ा बदलाव लाने की ज़रूरत है। कागजी कार्यों को उससे वो कुछ ज़्यादा ही जुड़े हुए थे। अनदर चैलेंज इज़ अकाउंटेबिलिटी। अनदर चैलेंजेस क्या होता था, यानी जवाबदेह कौन रहेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ यही था, राइट। सो with the rise of the right information with the rise of the right to information RTI and active social media, the actions of bureaucrats are under constant public scrutiny। यानी अब जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल के जो भी वो काम है, यानी जनता जो है ना, यानी हम जनता लगातार उन पर नज़र रख सकते हैं, राइट। लिविंग नो रूम फॉर इनएफिशिएंसी, यानी कोई भी लापरवाही या कोई भी काम में जो भी है ढिलाई, राइट, कोई भी किसी चीज़ की गुंजाइश जो भी है गुंजाइश तो होगी पर कम हो जाएगी, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। The role of bureaucracy has changed from कंट्रोलर टू ए मैनेजर, यानी जो ब्यूरोक्रेसी की जो भी भूमिका है अब केवल नियंत्रण करने वाली नहीं रही बल्कि एक मैनेजर की हो गई है, यानी प्रबंधक की, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। जस्ट अ सेकंड गाइस। Instead of just enforcing, instead of just enforcing
laws laws they are now expected to manage complex partnership with private companies and एनजीओ। ना वो एक्सपेक्ट यही करते हैं कि जो भी जो कॉम्प्लेक्स पार्टनरशिप हो प्राइवेट कंपनीज और एनजीओ के साथ, वो एक्सपेक्ट करते हैं। दे आर इंक्रीजिंगली इन्वॉल्व इन न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। अब जो वो इंक्रीजिंगली ये इन्वॉल्व करते हैं कि वो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में आ जाए, विच एम्फोसाइजेज एफिशिएंसी, जिसमें उनके काम में एफिशिएंसी आए, कंपटीशन एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन हुए। द मॉडर्न ब्यूरोक्रेट इज नो लॉन्गर जस्ट ए साइलेंट एडमिनिस्ट्रेटर बट अ डायनेमिक लीडर हु मस्ट बैलेंस पॉलिटिकल प्रेशर विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्विंग द पब्लिक इंटरेस्ट इन फास्ट चेंजिंग ग्लोबल एनवायरनमेंट। यानी अब जो है ये साइलेंट तरीके से तो काम तो करेंगे, पर डायनेमिक बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होंगे, बहुत ही जल्दी जल्दी काम करेंगे, ताकि जो भी पॉलिटिकल प्रेशर है, ऑब्जेक्टिव सर्विंग पब्लिक इंटरेस्ट इन फास्ट चेंजिंग ग्लोबल एनवायरनमेंट है, इन सबको बैलेंस कर सके। अब बढ़ते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में पूछ रहा है, डिस्कस द कंसेप्ट, जस्ट अ सेकंड गाइस, डिस्कस द कंसेप्ट एंड थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट। यानी डेवलपमेंट के कंसेप्ट को हमें समझाना है और उनके थ्योरीज को समझाना है। तो चलिए करते हैं। द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट हैज़ इन्वॉल्व फ्रॉम ए नैरो फोकस ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी ये बहुत ही ज़्यादा नैरो फोकस करता है इकोनॉमिक ग्रोथ में, अर्थव्यवस्था के ग्रोथ में, टू ए ब्रॉडर फोकस ऑन ह्यूमन वेलबींग, और बहुत ही ज़्यादा फोकस करता है एक इंसान के वेलबींग के, यानी वो कैसे कर रहा है, क्या उनका डेली का है, क्या उसमें ग्रोथ आ रही है, ये सब। इनिशियली डेवलपमेंट वाज मेजर्ड ओनली बाय द इंक्रीज इन जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी पहले तो जो है डेवलपमेंट जो है ना, इसी इनिशियली स्टार्टिंग में डेवलपमेंट को मेजर कैसे किया जाता था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे, जीडीपी, राइट। However, it is now understood that the true development must include improvements in health, education, gender equality and पॉलिटिकल फ्रीडम। यानी पुराने टाइम में जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जितना भी अमाउंट बनता था, उस पे हम देश का डेवलपमेंट मेजर करते थे। पर अब जो है हम ये समझ गए हैं कि एक्चुअली डेवलपमेंट जो है कैसे इम्प्रूव किया जा सके, कि कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। हेल्थ हेल्थ अच्छा है देश का, एजुकेशन अच्छा है, जेंडर इक्वालिटी अच्छा है, पॉलिटिकल फ्रीडम अच्छा है, तो भी डेवलपमेंट इससे काउंट किया जा सकता है। इट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस दैट एम्स टू इम्प्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द लाइफ फॉर ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। ये बहुत ही ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है, और एम क्या करता है, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने का। आगे बढ़ते हैं। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। अब जो भी है हम थ्योरी जो भी पढ़ रहे हैं, पहला तो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, जो भी मॉडर्न एरा आया, दिस थ्योरी सजेस्ट द डेवलपमेंट इज a linear process where traditional societies involved into modern ones and emphasizes the importance of industrialization, urbanization and adoption। यानी जो मॉडर्न सोसाइटी में यही सजेस्ट करता है कि जो डेवलपमेंट जो एक लिनियर प्रोसेस है, जिसमें इसका मतलब क्या है, ये एम्फसाइज करता है कि क्या इंपॉर्टेंस है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, अर्बनाइजेशन का, शहरीकरण का, एंड द अडॉप्शन ऑफ वेस्टर्न टेक्नोलॉजी। यानी जो हम विदेशी टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, उनके वैल्यूज़ को समझाते हैं। इट एज्यूम्स दैट ऑल कंट्रीज फॉलो द सेम पाथ टू प्रोग्रेस एंड द स्प्रेड ऑफ ग्लोबल कैपिटलिज्म विल इवेंचुअली लीड टू डेवलपमेंट इन ऑल नेशन। यानी ये इंश्योर करता है कि जो भी ग्लोबल कैपिटलिज्म है, इन सबका प्रोग्रेस होता रहे एंड इवेंचुअली डेवलपमेंट होता रहे नेशन का, राइट। नाउ डिपेंडेंसी थ्योरी, ये कौन सा थ्योरी है समझते हैं। दिस थ्योरी अरोज एज ए क्रिटिक ऑफ मॉडर्नाइजेशन। यानी जो मॉडर्नाइजेशन के जो भी क्रिटिक है, उससे ये उभरा है। इट इट आर्ग्यूज दैट द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू ए कोर। यानी जो पूरा दुनिया है एक कोर में डिवाइडेड है, डेवलप्ड नेशन में, एंड द प्राइमरी पेरीफेरी डेवलपिंग नेशंस। इट suggests that the wealth of the core is built on the exploitation of the periphery. According to this theory, developing countries remain poor not because they lack technology, but because the global economic system is designed to keep the dependent on developed nation। यानी global economic system इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं ताकि जो भी है डिपेंडेंट रहे डेवलप्ड नेशन पे, राइट। सो नाउ ह्यूमन डेवलपमेंट थ्योरी, popularized by scholars like Amartya Sen, this theory focuses on कैपेबिलिटीज़। यानी ह्यूमन डेवलपमेंट थ्योरी कैपेबिलिटीज़ पे डिपेंड करता है, कैपेबिलिटीज़ पे फोकस करता है। इट आर्ग्यूज दैट डेवलपमेंट शुड बी अबाउट एक्सपेंडिंग द चॉइसेस एंड फ्रीडम पीपल एंजॉय। यानी ये इस बात पे बहस करता है, इस बात पे आर्ग्यू करता है कि ये लोगों के एक्सपेंडिंग और चॉइसेस और उनके फ्रीडम और उनके एंजॉय के बारे में देखा जाए। दिस इंक्लूड्स द फ्रीडम टू लीड अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, टू एजुकेटेड एंड टू हैव अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग।
This theory led to the creation of the Human Development Index (HDI), which is now the global standard of measuring progress. Now पहले जो अब जो है HDI जो है ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ मेजर रहता है प्रोग्रेस को कैलकुलेट करने के लिए। बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? डिस्क्राइब द कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सो चलिए अब हम करते हैं। हमें जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो कंसेप्ट और प्रिंसिपल्स है वो समझना है। सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ रूल्स, प्रैक्टिसेस एंड प्रोसेस बाय विच ए कंपनी इज डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड। यानी जो भी अपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, ये उस नियम, उस प्रक्रिया और उस बोले तो प्रोसेसेस को बताता है, उस व्यवस्था को बताता है जिनके द्वारा जो है ना किसी भी कंपनी को जो है ना रेगुलेट किया जाए, यानी संचालित किया जाए, राइट। सो it involves balancing the interest of a company's many stakeholders such as shareholders, senior management, कस्टमर, सप्लायर्स, फाइनेंसियर्स, द गवर्नमेंट एंड द कम्युनिटी। यानी ये जो है कंपनी से जुड़े जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, राइट, जितने भी उसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं कंपनी के हिस्से हैं, उनको उनके बीच जो है ना सारा जो है बिल्कुल बोले तो बैलेंस करके चलता है, संतुलन वे में चलता है। जैसे अपना शेयर होल्डर्स हो गया, सीनियर मैनेजमेंट हो गया, कस्टमर्स हो गया, सप्लायर्स हो गया, फाइनेंसर्स हो गया, गवर्नमेंट की एंड गवर्नमेंट और कम्युनिटी हो गया, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज एसेंशियल फॉर बिल्डिंग ट्रस्ट अमंग इन्वेस्टर्स एंड इंश्योरिंग द लोकल सस्टेनेबिलिटी ऑफ बिजनेस। यानी अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो जो है किस पे डिपेंड करता है? उसके निवेशकों के बीच में जो बोले तो इन्वेस्टर्स के बीच में जो ट्रस्ट है, इस पे डिपेंड करता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज ट्रांसपेरेंसी। यानी पहला प्रिंसिपल क्या है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का? ट्रांसपेरेंसी। यानी सबके बीच जो भी सिस्टम है, जो भी डेटा है, सबके बीच दिखे वहाँ पे कि ये चल रहा है और विश्वास बने रहे। A company must provide timely and accurate information about its financial performance and governance structure. This allows shareholders to make informed decisions and prevents management from hiding risk or losses. Transparency is the foundation of market integrity and helps in attracting both domestic and international capital. यानी जो है कंपनी के जितने भी इंफॉर्मेशन है वो सही तरीके से सबके पास जाए, और विशेष रूप से जो जो भी आर्थिक स्थिति जो भी आ रही है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में मेन चीज़ हो। और ये क्या अलाउ करता है शेयर होल्डर्स को कि सारे जो है ना सारे काम इन्फॉर्म्ड डिसीजन, यानी सबको पहले ही डिसीजन क्लियर कर देना चाहिए और बिल्कुल समझदारी से डिसीजन लेना चाहिए। और ये क्या प्रिवेंट करता है? ये प्रिवेंट करता है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये हमें जो है आने वाले जो भी कोई नुकसान है, जोखिम है, वो छिपाने से रोकता है, राइट। सो यस। और जो भी ट्रांसपेरेंसी इज़ द फाउंडेशन ऑफ मार्केट इंटेग्रिटी। यानी ट्रांसपेरेंसी जो है मार्केट में जो है ना ईमानदारी और विश्वास का नींव है। एंड इट हेल्प्स इन अट्रैक्टिंग बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कैपिटल। यानी ये देश और विदेश दोनों को जो है ना अट्रैक्ट करने में मदद करता है। सो ये था इसका मतलब। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है अपना द सेकंड प्रिंसिपल इज अकाउंटेबिलिटी एंड फेयरनेस। यानी दूसरा प्रिंसिपल है अपना अकाउंटेबिलिटी एंड फेयरनेस का। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज अकाउंटेबल टू द शेयर होल्डर्स। यानी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो जो है ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो शेयर होल्डर्स के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन्हें अपने डिसीजन का जवाब देना पड़ता है। एंड for the performance they must act with the integrity and ensure the rights of shareholders, right. So and treated equally, including minority shareholders are participated in fairness, right. So यही है, इसको आप रीड कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने सिक्स क्वेश्चन पे। राइट अ नोट ऑन द कंसेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस पे हमें नोट लिखना है अपना, तो चलिए हम लिखते हैं। समझिए,
राइट अ नोट ऑन द कंसेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस से हमें एक नोट लिखना है। द कंसेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस एमर्ज इन 1990s एज ए फ्रेमवर्क फॉर इफेक्टिव एंड एथिकल एडमिनिस्ट्रेशन। यानी गुड गवर्नेंस का कंसेप्ट यही है कि जो अपने 1990s में जो पॉपुलर हुआ करता था, यानी इसका मेन पर्पज़ यही था कि एडमिनिस्ट्रेशन को इफ़ेक्टिव और एथिकल बनाना। यानी गवर्नमेंट सिर्फ काम ही ना करे बल्कि ऑनेस्टली तरीके से और प्रॉपरली भी काम करे, राइट। सो it goes beyond the simple act of governing and focuses on the quality of the process। यानी जो है गुड गवर्नेंस सिर्फ देश चलाने तक लिमिटेड नहीं होता है, राइट। ये इस बात पर भी फोकस करता है कि गवर्नमेंट काम कितनी क्वालिटी और फेयरनेस के साथ कर रही है। सो अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस, गुड गवर्नेंस इज कैटेगराइज्ड बाय 8 की फीचर्स। यानी जो है यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग गुड गवर्नेंस जो है ना 8 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स से होती है। कौन कौन से होती है ये समझिए। इट इज़ पार्टिसिपेटरी, कंसेंसस ओरिएंटेड, अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट, रिस्पॉन्सिव, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एंड फॉलोज द रूल ऑफ लॉ। यानी जो गुड गवर्नेंस में क्या क्या चीज़ होना चाहिए वो है पब्लिक पार्टिसिपेशन होता है उसमें, सबकी राय को इम्पोर्टेंस मिलती है, और गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है यानी जवाबदेह होती है, काम ट्रांसपेरेंट होते हैं, पब्लिक प्रॉब्लम्स को क्विक रिस्पांस दिया जाता है, काम एफिशिएंटली होता है, सबके साथ इक्वालिटी होती है, बराबर का अधिकार, और लॉ सबके लिए इक्वल होता है। सो ये था अपना पैरा 1 पे जो हम डिस्कस कर रहे थे। अब हम बढ़ते हैं कंसेप्ट पे। कंसेप्ट तो हमने समझ लिया, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी जो है, दीज आर दी टू पिलर्स ऑफ द गुड गवर्नेंस। यानी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जो है गुड गवर्नेंस के दो सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट का काम जो है ओपनली सबको पता होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी का मतलब ऑफिशियल्स अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, यानी वो अकाउंटेबल हो, जवाबदेह हो, राइट। सो यस, transparency means the decisions are taken and enforced in a manner that follows rules and regulations। यानी ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है गवर्नमेंट के डिसीजन, रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करके लिए जाएं और ओपनली इम्प्लीमेंट किए जाएं। अकाउंटेबिलिटी ensures that the government officials are responsible for their actions of the public। इसका मतलब अकाउंटेबिलिटी ये इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल पब्लिक के प्रति जवाब दे रहे हैं। अगर कोई गलती या करप्शन होता है तो उन्हें उसका आंसर देना पड़ेगा। सो पढ़ते हैं अब हम पैराग्राफ 3 पे। Participation and rule of law। Good governance requires the active involvement of both men and women in the decision making process। It also demands a fair legal framework that is enforced impartially। This ensures that the rights of every citizen are protected and that the government operates with the boundaries of the constitution। यानी इसका मतलब ये है कि गुड गवर्नेंस में मैन और वुमेन दोनों का पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है। पब्लिक को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इंक्लूड किया जाता है। इसमें जो है लॉ सिस्टम फेयर होना चाहिए, राइट, और सब पर इक्वल तरीके से अप्लाई होना चाहिए। इससे हर सिटीज़न के राइट्स सेफ रहते हैं और गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशंस के रूल्स अकॉर्डिंग जो है काम के हिसाब से करती है, उसके बाहर नहीं जाती है, राइट। सो इसी के साथ अपना क्वेश्चन 6 होता है ख़त्म। आई होप गाइज आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सो अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन 7 में। क्वेश्चन 7 में क्या पूछ रहा है, एग्जामिन द डायमेंशंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एंड लोकल गवर्नेंस। यानी हमें डिसेंट्रलाइजेशन यानी जो पावर को नीचे ट्रांसफ़र किया जाता है उसके बारे में उसके डायमेंशन बताना है, और लोकल गवर्नेंस के डायमेंशन हमें बताना है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो चलिए करते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग पावर। यानी जो बड़े अधिकारी जो है छोटे अधिकारी को पावर ट्रांसफ़र कर देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को and resources from the central government to local levels, right। it is based on the principle of the local problems are the best understood and यानी जो प्रिंसिपल और लोकल प्रॉब्लम जो भी है ना वो बेस्ट अंडरस्टूड एंड सॉल्व मैनर में लोकल पीपल कर सके। देयर आर 3 मेन डायमेंशन, इनके 3 मेन डायमेंशन होते हैं, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन। तो चलिए करते हैं इन्हें। सो political decentralization gives local citizens and their representatives more power in public decision making। यानी पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, लोकल सिटीजन को जो भी रिप्रेजेंटेटिव है मोर पावर में, वो पब्लिक को इन पब्लिक में जो है मोर पावर है उनको डिसीजन मेकिंग में दे देते हैं।
एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन इन्वॉल्व द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी, यानी जो अथॉरिटी में जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाए फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, जो भी अपना संसाधन हो गए, फॉर प्रोवाइडिंग पब्लिक सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए। फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन गिव्स लोकल गवर्नमेंट्स टू पावर टू रेज देयर ओन टैक्सेस, यानी फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन वो रहता है जो लोकल गवर्नमेंट जो है ना उनको पावर दिया जाता है ताकि वो अपने टैक्सेस को जो है वो सब डिसाइड कर सके एंड स्पेंड द बजट, अपने बजट को स्पेंड कर सके। इन इंडिया the 73rd and 74th amendments gave constitutional status to local governance through panchayats and municipalities. This has empowered rural and urban communities, particularly women and marginalized government, by giving them a directed role in the development of their own areas. So इसी के साथ इसमें जो है डेवलपमेंट जो है ओन एरियाज पे वो अपना डेवलपमेंट कर सके, डायरेक्टली रोल निभा सके। सो ये आता है। अब क्वेश्चन 8 में हम पहुँचते हैं। क्वेश्चन 8 में हमसे पूछ रहा है एनालाइज द रोल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स इन गवर्नेंस, यानी नॉन स्टेट एक्टर्स का गवर्नेंस में क्या रोल है, ये एनालाइज करना है। तो चलिए रीड करते हैं। इन द मॉडर्न एरा ऑफ गवर्नमेंट द स्टेट इज नो लॉन्गर द ओनली एक्टर। No state actors, which include NGOs, civil society organization, and the private sector, play a crucial role in shaping public policy and delivering services. They often fill the gaps where the state is unable to reach or lacks specific expertise. यानी आज के मॉडर्न गवर्नेंस सिस्टम में सिर्फ गवर्नमेंट ही है, सब कुछ कंट्रोल नहीं करती। अब जो गवर्नेंस जो है में और भी ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो नॉन स्टेट एक्टर जैसे कौन कौन से हो गए, वो हो गए एनजीओस हो गए, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, प्राइवेट सेक्टर हो गए, ये सब आता है। जहाँ गवर्नमेंट प्रॉपरली काम नहीं कर पाती या जहाँ स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत होती है वहाँ ये ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करती है, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। NGOs and civil society acts as watchdogs, ensuring that the government remains transparent and accountable to the people. They advocate for an environment protection, human rights, and social justice. The private sector contributes through corporate social responsibilities (CSR) and public practice partnership (PPP) in infrastructure and technology. These non-state actors bring innovation, flexibility, and community trust to the governance process. By working together with the state, they create a multi-stakeholder approach that is more responsive and complex needs of a globalized society. यानी इसका मतलब ये है कि एनजीओस और सिविल सोसाइटी वॉचडॉग की तरह काम करती है, यानी ये इंश्योर करते हैं कि गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट और पब्लिक के प्रति अकाउंटेबल बने रहें, और ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, ह्यूमन राइट्स और जो भी सोशल जस्टिस के लिए जो भी है ना ये आवाज़ उठाते हैं। और प्राइवेट सेक्टर के जो भी हैं जैसे CSR और PPP पर ये प्रोजेक्ट के थ्रू डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, जैसे रोड्स का निर्माण करना, रोड्स को सही करना, टेक्नोलॉजी को और बढ़िया बनाने का, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ अपना ये ख़त्म होता है, और इसमें और भी जैसे अगर मैं आपको बताऊं और भी क्या क्या बातें हो सकती है इसमें, जैसे नॉन स्टेट एक्टर जैसे गवर्नेंस में होते हैं, जैसे वो नए आइडियाज़, फ्लेक्सिबिलिटी और पब्लिक ट्रस्ट लेकर आते हैं, और जो गवर्नमेंट के साथ मिलकर ये एक मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच बनाते हैं जिसमें सब मिलकर सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। इससे क्या होता है, गवर्नमेंट जो है ना ज़्यादा इफेक्टिव और रिस्पॉन्सिव बन जाता है। अब बढ़ते हैं हम अपने नाइन्थ क्वेश्चन में। नाइन्थ क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है ग्लोबलाइजेशन इज रिजल्टिंग इन ट्रांसफॉर्मिंग द रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी, एलाबरेट। ग्लोबलाइजेशन इज रिजल्टिंग इन ट्रांसफॉर्मिंग द रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी, एलाबरेट। समझते हैं ऐसे, आगे बढ़ते हैं। सो ग्लोबलाइजेशन हैज़ फंडामेंटली चेंज द एनवायरनमेंट इन विच ब्यूरोक्रेसी ऑपरेट। मैंने ऑलरेडी आपको ब्यूरोक्रेसी का मतलब समझा दिया। सो ग्लोबलाइजेशन हैज़ फंडामेंटली चेंज द एनवायरनमेंट इन विच ब्यूरोक्रेसी ऑपरेट, जहाँ से ये फंडामेंटली चेंज रहता है जहाँ से ब्यूरोक्रेसी ऑपरेट होता है। ट्रेडिशनली ब्यूरोक्रेट्स वर्क विद ए क्लोज्ड नेशनल फ्रेमवर्क। ट्रेडिशनली जो है ना ब्यूरोक्रेट्स वर्क कहाँ पे करते थे, क्लोज नेशनल फ्रेमवर्क में। टुडे दे मस्ट इंटरेक्ट विद इंटरनेशनल लॉज। आज जो है वो इंटरनेशनल कानून पे मस्ट इंटरेक्ट करें, राइट, ग्लोबल मार्केट में इंटरेक्ट करें और डिजिटल नेटवर्क में। दिस हैज़ फोर्स द ब्यूरोक्रेसी टू बिकम मोर एफिशिएंट,
कॉम्पिटिटिव एंड ट्रांसपेरेंट टू मैच ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। आगे, the role of the bureaucrat has shifted from a rule enforcer and a facilitator. They are now expected to attract foreign investment and manage complex global ट्रेड एग्रीमेंट्स। अब जो है वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो और कॉम्प्लेक्स ग्लोबल ट्रेड एग्रीमेंट्स भी हो। द राइज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ लेड टू ई गवर्नेंस। अब इनको क्या बोलने लगे, ई गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, विच रिड्यूसेस फिजिकल इंटरेक्शन को रिड्यूसेस कर दिए एंड इंक्रीज स्पीड, स्पीड को बढ़ा दिए। ब्यूरोक्रेसी इज़ नो लॉन्गर स्लो हिडन प्रोसेस। यानी अब ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्गर ना रह के, स्लो ना रह के, अब ये हिडन प्रोसेस में भी आने लगा। यानी ब्यूरोक्रेसी इज़ नो लॉन्गर स्लो हिडन प्रोसेस, यानी ब्यूरोक्रेसी जो है अब जो है स्लो प्रोसेस नहीं रहा और ना ही हिडन प्रोसेस रहा। इट इज़ नाउ अंडर अंडर कॉन्स्टेंट प्रेशर टू डिलीवर रिजल्ट्स। कॉन्स्टेंट प्रेशर मिलता है टू डिलीवर द रिजल्ट इन ए फास्ट पेस्ड वर्ल्ड। दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज एसेंशियल फॉर ए कंट्री टू रिमेन कॉम्पिटिटिव एंड रेलिवेंट इन द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। यानी इस ट्रांसफॉर्मेशन से जो कंट्री की जो भी एसेंशियल है रिमेन वो कॉम्पिटिटिव भी बने रहे और रेलेवेंट बने रहे ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम में। सो क्वेश्चन 10 में बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द मेजर्स फॉर स्ट्रेंथिंग डेमोक्रेसी थ्रू गवर्नेंस। यानी हमें मेजर्स बताना है जिसमें डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथिंग करते हैं थ्रू गवर्नेंस की मदद से, राइट। स्ट्रेंथिंग डेमोक्रेसी रिक्वायर्स मोर देन जस्ट होल्डिंग इलेक्शंस। यानी स्ट्रेंथिंग गवर्नमेंट जो है, स्ट्रेंथिंग डेमोक्रेसी रिक्वायर्स क्या करता है, मोर जस्ट होल्डिंग इलेक्शंस, इट रिक्वायर्स इफेक्टिव गवर्नेंस दैट empower citizens and ensure justice. One of the primary measures is the promotion of transparency, which allows citizens to see how डिसीजंस आर मेड। एक प्राइमरी डिसीजन यही रहता है कि पारदर्शिता बनाए रखता है, यानी सब कुछ क्लियरिटी, सब कुछ ओपन रहता है इसमें, जिससे जो है ना सिटीजन्स को डिसीजन बनने में और भी ज़्यादा आसानी हो। लॉज लाइक द राइट्स टू इंफॉर्मेशन RTI आर वाइटल टूल्स दैट मेक द गवर्नमेंट्स इनर वर्किंग विजिबल टू द पब्लिक। सो इसी तरह जो लॉज जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये बहुत ही ज़्यादा वाइटल टूल फॉलो करता है। सो अनदर मेजर इज डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन ये मेजर करता है विच ब्रिंग्स डेमोक्रेसी टू द डोर स्टेप ऑफ द पीपल। यानी डेमोक्रेसी जो है लोगों के डोर स्टेप तक पहुंच सके। बाय गिविंग पावर टू लोकल बॉडीज़ को पावर देना, द गवर्नमेंट इंश्योर्स दैट डाइवर्स वॉइसेस आर हर्ड इन द पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस। यानी बहुत सारे वॉइसेस जो भी है वो सुन सके पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में। In strengthening the judiciary and independent institutions like the Election Commission also ensures that the rule of law is maintained and power is not abused। यानी rule of law जो है वो maintain बने रहे और power का कोई गलत इस्तेमाल ना हो। Finally, encouraging people's participation through social audits and public consultations ensure that the government remains inclusive and responsive to the actual needs of the community। यानी जो people participation होते रहे जिससे गवर्नमेंट जो है रिस्पॉन्सिव बने रहे और जो एक्चुअल नीड है कम्युनिटी में वो मेंटेन करते रहे। सो क्वेश्चन 11 में क्या पूछ रहा है, गिव एन ओवरव्यू ऑफ सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट। यानी जो है सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट का जो है ना हमें ओवरव्यू देना है। सो सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ अ डेवलपमेंट मॉडल दैट एम्स टू मीट द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। बेसिकली सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, जो भी अपने जो रिसोर्सेज है, जो भी जैसे पेट्रोल डीजल, जो भी अपने खनिज पदार्थ जो भी है, उसे इस तरीके से मेंटेन किया जाए कि जो अभी के टाइम में जो भी हम ह्यूमन बीइंग है ये सब उनको तो यूज़ कर ही पाएँ, बट साथ ही साथ आने वाले जनरेशन्स है वो भी इसका लाभ ले सकें। यानी ऐसा नहीं कि हम ही सारा ख़त्म कर दें, राइट। इट इंटीग्रेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ विद सोशल इक्विटी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, राइट। अनलाइक traditional growth, it places the human being at the center of the development process. This model emphasizes that the development is not just about increasing wealth but about expanding human capabilities and choices। यानी डेवलपमेंट जो है ना केवल वेल्थ इंक्रीज करने से नहीं होता, बल्कि ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ और चॉइसेस को भी एक्सपेंड करना पड़ता है। इट फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस करता है, हेल्थ केयर पे फोकस करता है एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल।
At the same time, it demands a responsible use of natural resources to prevent climate change and environmental destruction. By balancing the needs of the people, planet, and prosperity, sustainable development क्या करता है? It creates a world where progress is stable, जहाँ progress stable रहे, fair रहे और lasting for everyone, सबके लिए रहे, right? So, क्वेश्चन 12 पे बढ़ते हैं. क्वेश्चन 12 पे क्या पूछ रहा है? एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ऑन गवर्नेंस. यानी हमें जो है इंफॉर्मेशन के एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और गवर्नमेंट्स पे क्या क्या इम्पैक्ट होंगे, इस पे हमें एनालाइज करना है. इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी (ICT) हैज़ रिवॉल्यूशनाइज्ड गवर्नेंस बाय मेकिंग इट मोर accessible, efficient, and transparent रूप से. The move towards e-governance has reduced the need for physical visits to government offices, thereby saving time and reducing the opportunities for petty करप्शन. यानी कोई भी पैटी करप्शन, छोटा मोटा करप्शन ना हो, रिड्यूस करता है ये सब अपॉर्चुनिटी को. ICT allows to direct benefit transfers (DBT), ensure the government subsidies reach the intended poor people without any leakage. यानी जो भी डायरेक्ट बेनिफिट जो दिया जा रहा है वो डायरेक्टली जो है बेनिफिशियर को दिया जाए बिना किसी लीकेज के, यानी बिना किसी दलाली कुछ भी चीज़ के लिए. इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स रियल टाइम डाटा कलेक्शन विच हेल्प्स द गवर्नमेंट इन. जो ये रियल टाइम डाटा कलेक्शन पे फोकस करता है, जो कि किस चीज़ में मदद करता है? बेटर प्लानिंग में मदद करता है, क्राइसिस मैनेजमेंट में मदद करता है. फर्दर मोर, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अलाउ फॉर सिटीज़न फीडबैक. जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वहाँ पे सिटीजन जो अपना फीडबैक देख सकते हैं, मेकिंग द एडमिनिस्ट्रेशन मोर रिस्पॉन्सिव तरीके से बना सकते हैं, पब्लिक नीड्स को दिखा सकते हैं. वाइल डिजिटल डिवाइड रिमेन्स द चैलेंज, द इम्पैक्ट ऑफ ICT is clearly seen in the improved delivery of public services and increased accountability of government official toward the citizen. So इससे क्या हुआ है? गवर्नमेंट को जवाबदेह होना पड़ता है टुवार्ड द सिटीजन, राइट. सो इसी के साथ अपना 12th क्वेश्चन होता है कंप्लीट. अब हम बढ़ते हैं अपने 13th क्वेश्चन पे. सो बढ़ते हैं. इन दी इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स मीडिया हैज़ एन इम्पॉर्टेंस रोल इन दी पब्लिक गवर्नेंस. सो पढ़ते हैं. इन ए मॉडर्न डेमोक्रेसी, आज के ज़माने के लोकतंत्र में द मीडिया इज़ ऑफन कॉल्ड द फोर्थ पिलर. जो मीडिया जो है अपना फोर्थ पिलर माना जाता है. इट्स रोल इन गवर्नेंस इज़ टू एक्ट एज ए मिरर टू द सोसाइटी. यानी एक तरीके से शीशा दिखाने का काम करता है, राइट. एंड अ ब्रिज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल. यानी गवर्नमेंट और पीपल के बीच में एक ब्रिज का काम करता है. मीडिया क्या इंश्योर करता है? दैट द गवर्नमेंट इज हेल्ड अकाउंटेबल बाय इन्वेस्टिंग एंड रिपोर्टिंग ऑन करप्शन, इनएफिशिएंसी एंड मिसयूज ऑफ पावर. यानी मीडिया ये इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट जो है अकाउंटेबल है, जवाबदेह है, बाय इन्वेस्टिगेटिंग एंड रिपोर्टिंग में कि करप्शन के बारे में, इनएफिशिएंसी के बारे में और पावर का मिसयूज़ के बारे में. Media also perform the function of public education. It informs the citizen about new laws, government government schemes and their own rights. यानी मीडिया ये भी इन्फॉर्म करता है कि उनके लिए नए कानून क्या है, गवर्नमेंट स्कीम्स क्या है और उनके राइट्स क्या है. इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स द राइज ऑफ सोशल मीडिया हैज़ गिवन ए डायरेक्ट वॉइस टू द कॉमन मैन, allowing them to raise issues that were previously ignored. By creating an informed public and facilitating open debates on national issues, the media helps in building a transparent and responsive governance system that is essential for a vibrant democracy. यानी जो कॉमन मैन को ये बताता है कि जो भी उनके लिए जो भी चीज़ें हैं ये बताता है उनके बारे में. और मीडिया जो है ओपन डिबेट्स करता है नेशनल इशूज़ पे, जिससे सब कुछ ओपन रहे और रिस्पॉन्सिव रहे गवर्नेंस के लिए, जो कि बहुत ही असेंशियल है वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के लिए. क्वेश्चन 14 पढ़ते हैं. क्वेश्चन 14 में पूछ रहा है, डिस्कस द ऑपरेशंस फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रोल ऑफ स्टेट एक्टर्स. The operational framework of the Constitution provides the rules of the game and governance. It defines the powers, limitations of the different branches of the state. The state actors, which include legislature, executive, and judiciary, are the primary pillars and implement constitutional vision.
यानी जो भी अपने स्टेट एक्टर्स है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, ये सब प्राइमरी पिलर है और ये क्या इम्प्लीमेंट करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल विजन को। The legislature is responsible for making laws that reflects the needs of society. The executive, which includes the ministry and bureaucracy, it implements the laws and manages the daily administration. The judiciary ensures that both the legislature and executive stay within their constitutional limits through judicial review. Together, these state actors work within the system of checks and balances to ensure that the government remains stable, follows the rule of law, and protects the fundamental rights of all citizens as promised by the constitution। यानी जो भी प्रॉमिस किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में उसे फॉलो किया जाए, प्रॉमिस जो भी किया है। मेक एन अप्रेजल ऑफ, क्वेश्चन 15 में पूछ रहा है, मेक एन अप्रेजल ऑफ फंक्शनिंग ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। यानी हमें अप्रेजल बनाना है जो भी फंक्शनिंग हो रहा है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में भारत में। तो चलिए पढ़ते हैं। The Panchayati Raj Institution (PRI) were established to bring power to the people at the grassroots level। यानी बहुत ही निचले वर्ग के जहाँ पे लोग आते हैं गांव शहरों में, वहाँ के लोगों को पावर दिया जाए। 73rd Amendment में they have successfully empowered rural communities and significantly increased the political participation of women and SC/ST groups through reservations. However, an appraisal shows mixed results. While PRIs have improved local infrastructure like roads and water supply, they face a severe lack of financial autonomy. Most panchayats still depend on state and central grants and have limited to raise their own taxes. There is also the issue of Sarpanch Pati, where women representatives are sometimes mere puppets for their male family members. To truly strengthen PRIs, there is a need for more functions, funds, and functionaries to be transferred to the local level, ensuring that they can function as effective units of self government. Okay, so write a note on mechanism of ensuring transparency and accountability। हमें नोट लिखना है मैकेनिज्म ऑफ ensuring ट्रांसपेरेंटी और अकाउंटेबिलिटी के ऊपर, राइट। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी आर द एसेंशियल सेफगार्ड्स अगेंस्ट द अब्यूज ऑफ पावर। यानी ओपन ट्रांसपेरेंसी, राइट, और अकाउंटेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा असेंशियल सेफ गार्ड का काम करते हैं ताकि कोई भी पावर का मिसयूज़ ना हो। सेवरल mechanism have been developed to ensure these in governance. Social audits allow the community to directly inspect government projects and expenditures. The right to information RTI act as a powerful tool। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टूल में एज ए काम करता है। It gives every citizen the right to demand information for public authorities, making the administration open to public scrutiny. E-governance reduces human intervention and creates a digital trail, making it harder to hide corruption. Institutions like Lokpal and Lok Yukta act as anti-corruption ombudsmen to investigate complaints against high-ranking officials. Furthermore, citizen charters clearly state the services provided by an office and the time taken for them, leaving citizens to standard hold the official accountables। यानी ऑफिशियल्स अकाउंटेबल में उन्हें होल्ड पर करा जा सके। सिटीजन चार्टर जो भी है क्लियरली स्टेट दी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन ऑफिस एंड द टाइम टेकन फॉर गिविंग सिटीजन। यानी जो भी टाइम टेकन जो है सिटीजन को दिया जाए टू स्टैंडर्ड होल्ड ऑफिसर्स अकाउंटेबल। टुगेदर दीज मैकेनिज्म क्रिएट अ कल्चर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ओपननेस इन पब्लिक सर्विसेज। यानी ये सब मैकेनिज्म क्या क्रिएट करता है, कल्चर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और ओपननेस इन पब्लिक सर्विसेज। नाउ क्वेश्चन 17 में क्या पूछ रहा है, डिस्कस द चैलेंजेस ऑफ द स्टेट इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। यानी हमें चैलेंजेस को डिस्कस करना है स्टेट के बारे में इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण में। इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन द स्टेट फेसेस द चैलेंजेस ऑफ श्रिंकिंग सोवरेनिटी। National governments are no longer the only decision makers.
They must often follow rules set by global bodies like the WTO and the IMF. They limits the state's ability to protect its domestic industries and manage its ओन इकोनॉमिक पॉलिसीज इंडिपेंडेंटली, यानी श्रिंकिंग सोवर्निटी पे ये ज़्यादा फेस चैलेंजेस फेस कर रहे थे, और जो नेशनल गवर्नमेंट जो है वो डिसीजन मेकर्स में ज़्यादा नो लॉन्गर थे, और और ये जो है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पे इंडिपेंडेंटली अपना काम करा करते थे. इंडस्ट्रीज एंड मैनेज इट्स ओन इकोनॉमिक पॉलिसीज इंडिपेंडेंटली. अनदर चैलेंज इज़ द राइज ऑफ ग्लोबल प्रॉब्लम्स. और चैलेंज क्या हो सकता है, जो ग्लोबल चैलेंजेस का जो है ना, ये सब उभरना, लाइक क्लाइमेट चेंज का होना, पेंडेमिक्स का, इंटरनेशनल टेररिज्म का, विच नो सिंगल स्टेट कैन सॉल्व अलोन. दिस रिक्वायर्स द state to share power and coordinate with other nations. Furthermore, the state faces the digital challenge where information follows freely across borders, making it harder to control narratives or tax digital services. The modern state must now find a balance between fulfilling its national obligation and adapting the pressure of a highly integrated and competitive global world. यानी जो भी प्रेशर है वो हाईली इंटीग्रेट रहे, और जो कॉम्पिटिटिव ग्लोबल वर्ल्ड है उनके साथ अडेप्ट कर सके, जो भी ऑब्लिगेशन प्रेशर जो भी है. राइट नाउ, क्वेश्चन 18. क्वेश्चन 18 में क्या पूछ रहा है? डिस्कस पार्टिसिपेटरी टूल्स दैट इंश्योर्स इंक्लूसिवनेस टू एम्पावर कम्युनिटी. यानी हमें जो है पार्टिसिपेटरी टूल्स को इंश्योर करना है, जो भी इंक्लूसिवनेस टू एम्पावर कम्युनिटीज़ में जो आता है. एम्पावरिंग कम्युनिटीज़ रिक्वायर्स मोर फ्रॉम टॉप डाउन टू बॉटम डाउन गवर्नेंस. यानी ये टॉप से बॉटम, यानी ऊपर से नीचे वाले गवर्नमेंट्स तक ये एम्पावर करती है. Several participatory tools are used to ensure that even the most marginalized voices are included in the development process. Public constitutions allows the government to hear the concerns of the people before making a major policy change और स्टार्टिंग अ लार्ज प्रोजेक्ट. यानी कोई भी मेजर पॉलिसी में चेंज किए बिना या किसी लार्ज प्रोजेक्ट को स्टार्ट किए बिना ये कंसर्न को जो है इंश्योर करवाता है. क्या है, एक और बार रीड कर लेते हैं. पब्लिक कंसल्टेशंस अलाउज द गवर्नमेंट टू हेयर. क्या हेयर करने, क्या अलाउ करते हैं गवर्नमेंट को सुनने के लिए? द कंसर्न, जो भी कंसर्न है, ऑफ द पीपल बिफोर मेकिंग अ मेजर पॉलिसी. मेजर पॉलिसी बनाने से पहले सारे कंसर्न देखना चाहिए लोगों का. राइट, चेंज और स्टार्टिंग कोई भी लार्ज प्रोडक्ट्स बनाने से पहले. आगे बढ़ते हैं. Participatory budgeting is another innovative tool where local residents directly decide how to spend a portion of public budget. Social audits, particularly in schemes like Manrega, involve the local community in checking the quality and honesty of government work. These tools break the barrier between the rulers and the ruled, making by governance process more inclusive and transparent. By involving the people in their own development, these tools build trust and ensure the benefits of governments reach the very last person in the society. यानी जो भी लास्ट पर्सन इन द सोसाइटी है वहाँ तक सारे बेनिफिट्स पहुँच सके. राइट, आगे अपना क्वेश्चन है ये 19 से. ओके, अपना टोटल है 25 क्वेश्चन यहाँ पे. अब बढ़ते हम अपने 19 क्वेश्चन पे. सो 19 क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन लोकल गवर्नमेंट्स. यानी जो हमें खासियत बताना है, सिग्निफिकेंस बताना है लोगों का पार्टिसिपेशन जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं. पीपल्स पार्टिसिपेशन इज द लाइफ ब्लड ऑफ लोकल गवर्नेंस. इट इंश्योर द डेवलपमेंट इज नॉट फोर्स्ड फ्रॉम अबव बट बेस्ड ऑन द एक्चुअल नीड्स ऑफ द कम्युनिटी. यानी एक्चुअल नीड ऑफ कम्युनिटी पे डिपेंड करता है. व्हेन पीपल पार्टिसिपेट इन ग्राम सभा, they bring local knowledge and accountability to the table. This leads to better management of local resources and reduces corruption. यानी ये corruption को reduce करता है. Participation also empowers the, क्या क्या empower करती है? Marginalized section of the society, giving them a sense of ownership over public project. In short, it transforms a representative democracy into a participatory democracy, making the local government more responsive and effective.
यानी लोकल गवर्नमेंट को ज़्यादा रिस्पॉन्सिव और इफेक्टिव बनाता है। नाउ क्वेश्चन 20 में क्या पूछ रहा है? हाईलाइट द इनिशिएटिव्स इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन इंडिया। जो भी इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन इंडिया में इनका इनिशिएटिव बताना है। सो India has taken several bold initiatives to interact ICT into governments through Digital India mission. Key projects include Aadhaar, which provides a unique digital identity for every citizen. ये हो गया UPI हो गया अपना, which has revolutionized digital payment जिसमें हम कर सकते हैं. The Digital Locker हो गया अपना, और फिर अपना उमंग ऐप हो गया. ये सब के बारे में आप लिख सकते हो. नाउ क्वेश्चन 21 में क्या है? डिस्कस द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस इन द डेवलपमेंट प्रोसेस। यानी हमें सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना है इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन CSO such as NGOs and self help groups act as the third sector or development. They play a vital role by reaching remote areas where the state may be absent. CSOs bring innovation and local expertise to solve problems like health and education. They also perform a watchdog role, holding the government accountable for its promises by mobilizing communities and advocating for the rights of the poor. CSOs ensure that the development is more inclusive and the voices of the marginalized are heard in the national policy making process. Now, question 22 में क्या पूछ रहा है? Explain the importance of एथिक्स इन गवर्नेंस। यानी गवर्नेंस में एथिक्स का क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो हमें एक्सप्लेन करना है। तो चलिए करते हैं। इसी के साथ आप क्वेश्चन जो 21 जो है, डिस्कस द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन इन द डेवलपमेंट प्रोसेस, ये आप रीड कर सकते हैं, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा गया है, राइट। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन 22 पे। क्वेश्चन 22 पे हमसे क्या पूछ रहे हैं? एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स इन गवर्नेंस। गवर्नेंस में एथिक्स का क्या क्या इंपॉर्टेंस है? Ethics in governance is essential for building public trust and ensuring the power is used for common good. यानी ट्रस्ट बिल्ड करना और पावर को इस तरीके से यूज़ करते हुए कॉमन गुड यानी अच्छे के लिए किया जाए। इट इन्वॉल्व्स वैल्यू लाइक इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी एंड इम्पार्शलिटी इन पब्लिक सर्विस। When officials follow ethics and standards, they reduce corruption and ensure the resources are used efficiently for development. यानी इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, इम्पार्शलिटी ये सब पब्लिक सर्विसेज में बने रहे, और जो करप्शन हो गया और इन सबको रिड्यूस किया जाए और इंश्योर करे कि जो भी डेवलपमेंट हो रहा है वो अच्छे तरीके से हो रहा है या नहीं। Ethics provides a moral framework that guides bureaucrats in मेकिंग डिफिकल्ट डिसीजन वेयर द लॉ मे बी साइलेंट। यानी ये मॉरल फ्रेमवर्क बताता है, राइट। इन ए डेमोक्रेटिक सिस्टम एथिकल गवर्नेंस इंश्योर दैट द डिग्निटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज रिस्पेक्टेड एंड दैट द गवर्नमेंट ऑपरेट्स विद ए हाई लेवल ऑफ मॉरल अथॉरिटी। सारे जो हाई लेवल ऑफ मॉरल अथॉरिटी है उसको ऑपरेट कर सके। क्वेश्चन 23 में क्या पूछ रहा है? डिस्क्राइब द रोल ऑफ द स्टेट इन ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट में स्टेट का क्या रोल होता है? द स्टेट प्लेस अ फंडामेंटल रोल एज ए प्रोवाइडर एंड रेगुलेटर इन ह्यूमन डेवलपमेंट। फंडामेंटल रोल प्ले करता है ह्यूमन डेवलपमेंट में। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ensuring that basic services like primary health care and education are available to all regardless of their ability to pay। जो भी प्राइमरी हेल्थ केयर है, एजुकेशन, ये सब पे एबिलिटी टू पे होना चाहिए। द स्टेट मस्ट ऑल्सो क्रिएट सेफ्टी नेट फॉर द वल्नरेबिलिटी एंड सोशल स्क्रूनिटी। सेफ्टी नेट को फॉलो किया जा सके एंड स्कीम्स एंड फूड सिक्योरिटी बाय मेकिंग लॉज दैट प्रमोट इक्वालिटी एंड protect human rights. The state creates an environment where every individual has the capability to improve their own life without inactive and caring state development because unequal and leaves for the poor behind। यानी कैपेबिलिटी हो ताकि वो अपने लाइफ को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सके। क्वेश्चन 24 में क्या पूछ रहा है? डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ गवर्नेंस। यानी गवर्नेंस के क्या क्या कंसेप्ट है ये सब हमें समझाना है। इवोल्यूशन, जो भी इवोल्यूशन हुआ है, डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ गवर्नेंस। The concept of governance has evolved from the traditional state-centric idea of government in the early 20th century. It was mostly about the formal exercise of power. However, with the rise of globalization and privatization in the 1980s, the concept expanded to include non-state actors
like the market and civil society. This focus is shifted from steering the boat to rowing together with other partners. Today, यानी आज के टाइम पे गवर्नेंस इज अंडरस्टूड इन अ मल्टी एक्टर प्रोसेस। ये मल्टी एक्टर प्रोसेस में आता है दैट एम्फोसाइजेस नेटवर्क बिल्डिंग में काम आता है, ट्रांसपेरेंसी में काम आता है, एंड द एफिशिएंट मैनेजमेंट में ऑफ पब्लिक अफेयर्स थ्रू cooperation cooperation between the public and private sectors. सो बढ़ते हैं अब अपने लास्ट क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एनालाइज द रोल ऑफ मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप इन गवर्नेंस। यानी जो भी मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप रहता है, अलग अलग तरीके के जो स्टेक होल्डर्स रहते हैं गवर्नेंस में, जो पार्टनरशिप में रहते हैं, उनके रोल को हमें एनालाइज करना है। सो सबसे पहले आता है पीपीपी, public private partnership. These partnership brings together the resources of the government and the efficiency of the private sector to build large infrastructure product like the roads and airport. This helps in bridging the funding gap and bringing मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू पब्लिक सर्विसेज। यानी जो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर है, दोनों का आपस में मिलकर काम करना। फिर है गवर्नमेंट सिविल सोसाइटी कोलैबोरेशन। दी स्टेट ऑफन पार्टनर्स विद एनजीओज टू इम्प्लीमेंट सोशल स्कीम्स। यानी जो भी एनजीओ जो भी पार्टनर्स है, उसमें सोशल स्कीम्स में जो पार्टिसिपेट करे एट द लोकल लेवल। एनजीओज प्रोवाइड द ट्रस्ट एंड ग्रास रूट्स रीच दैट द गवर्नमेंट में लैक। एनजीओ वो प्रोवाइड करता है जो ग्रास रूट रीच जो है, जो भी ट्रस्ट है, तो जिसमें गवर्नमेंट नहीं वहाँ तक पहुँच पाते, जिसमें कमज़ोर पड़ जाती है। These multi-stakeholder partnerships ensure that the complex social and economic challenges are solved through टीम वर्क अप्रोचेज। अब ये जो है मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप यही इंश्योर करता है कि जो भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वर्क है, कॉम्प्लेक्स सोशल वर्क है, जटिल वर्क है, वो टीम वर्क के अप्रोच से सही तरीके से किया जाए, मेकिंग गवर्नेंस मोर इफेक्टिव एंड इंक्लूसिव फॉर ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। यानी गवर्नेंस को इस तरीके से बनाया जाए ताकि जितने भी सोसाइटी के जितने भी सेक्शन हैं, सारे काम बहुत ही अच्छे तरीके से किया जा सके, राइट। सो इसी के साथ गाइज अपना ये नोट्स होता है पूरी तरह से ख़त्म। और आई होप कि आपको ये पूरा नोट्स बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। गवर्नेंस के इश्यूज और चैलेंजेस को हमने समझ लिया होगा। तो इसी के साथ हमने BPAG 172 पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। सो यस गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं किसी नई वीडियो में।